लाइव दबा दूं क्या मैं? हो गया लाइव है, आप लाइव हो, आप बोल सकते शुरू किया जाए। तो ये जो बंदा अली खान का करैक्टर है वो एक तरह से फिरका परस्त मुसलमान का करैक्टर है। उपन्यास का एक हिस्सा है कि बंदा अली खान ने गुस्से से तपी हुई आवाज़ में कहा, हम किसी बुनियादी सुधार की ज़रूरत से ऊपर हैं। हमने हमेशा दूसरों को बेहतर ज़िंदगी जीने का तरीका बताया है। हमारा ताल्लुक़ उन लोगों से है जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत करने के लिए खुदा ने पैदा किया है। ये एक तरह की ऐसी बात थी जो बहुत सारे फिरका परस्त आज भी मानते रहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आखिरकार अवाम की क्या भूमिका है इसमें। फिर मैंने उनसे पूछा, मंजूर भाई से, कि आखिरकार दस्तकारों के हाथ काटे गए, दस्तकारों के बहुत सारी मुश्किलें सामने आई और इतिहास में तमाम सारी घटनाएं हैं जो जनता के अत्याचार से जुड़ी हुई हैं, खासकर जो अंग्रेज़ों के एहलकार थे उनके द्वारा। तो उनकी भी तो कुछ भूमिका थी, वो भी तो प्रतिरोध कर रहे थे, वो भी तो सत्ता के सामने थे, वो भी तो अपनी मांगें रख रहे थे। तो मंजूर भाई बोले, ये जो दस्तकार थे वे ड्राइविंग व्हील पे नहीं थे, न उस संग्राम में और न उसके बाद वाले संग्राम में। बेशक बगावत में उनकी भूमिका रही है, यह भी कह सकते हैं कि उनके बिना बगावत मुमकिन ही नहीं थी। फिर भी निर्णय लेने वाले वो नहीं थे। उन्हें दीन, ईमान, मजहब के नाम पर हाँकने वाले तो वलीउल्लाही तहरीक के लोग थे जो आज भी हैं और आज भी वही काम कर रहे हैं। नायक संजीदा सोच का तो मानना यही था। जो दूसरे नायक हैं, प्रतिनायक हैं, वो बोले हमारे नायक संजीदा सोच का मानना तो यही था कि धर्म निरपेक्ष हुए बिना न तो किसी धर्म को जाना जा सकता है और न ही किसी तरह से उससे इनकार किया जा सकता है। एक तरह से बशारत मंजिल की जो कहानी है वो दो भाइयों की कहानी है और ये दो भाई भी रूपक में हैं। दो भाइयों का भी एक रूपक है जो हम हिंदू मुसलमान के रूप में देख सकते हैं और दूसरे कौमों के साथ, हिंदुओं के साथ देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बशारत मंजिल की कहानी दो भाइयों की कहानी है। मुस्लिम कम्युनिटी के ही दो भाई, प्रतीक रूप में देखें तो एक भाई प्रतिक्रियावादी, कट्टरतावादी ताकतों की नुमाइंदगी करता है, तो दूसरा राष्ट्रवादी विचारधारा की। यह मुल्क के, कौम के सवालों से जूझता भी है और मोटे तौर पर दो विचारधाराओं का संघर्ष यहां है। एक और शाह वलीउल्लाह जैसे लोग हैं जिनकी परंपरा में आज भी खास तरह की सूरत शक्ल बनाने, खास तरह की पोशाक पहनने पर जोर है। क्या महज इबादत करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे? ये सवाल के जवाब में मंजूर साहब पूछते हैं। आज 85% मुसलमान इसी जहनियत के शिकार हैं। इस्लाम अरब के रास्ते भारत नहीं आया। हालांकि शाह वलीउल्लाह के मानने वाले यही कहेंगे, भारत में दरअसल इस्लाम अफगानिस्तान या तुर्की से आया, जिसमें खास तरह की कट्टरता नहीं थी बल्कि सहजता थी। अब यहाँ बेबीलोनी सभ्यता और मेसोपोटामी सभ्यता का संदर्भ देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये पूरा का पूरा जिक्र करते हुए जब मैंने उनसे और भी सवाल किए, खासकर मुगलिया सल्तनत के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बहुत सारे संदर्भों के साथ मुझे जवाब दिया। असल में बुनियाद परस्तों और पुनरुत्थानवादियों की मनमर्जी का बादशाह तो औरंगजेब ही हुआ, मगर फिर मुगलिया सल्तनत का क्या हुआ? स्पेन से निकाले जाने वाले मुगल साम्राज्य के पतन तक की एक ही कहानी है कि इस इतिहास से सबक सीखने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो आज भी जो एक जाति, एक धर्म, एक व्यवस्था, एक कानून की बात की जाती है, सारी दुनिया के तमाम सारे जो जातिवादी या धर्म परस्त मुल्क हैं उनमें उनकी हालत
बद से बदतर ही होती चली जाती है। तो ये विचार ही मूलतः इसको खारिज करता है बशारत मंजिल कि इस तरह धर्म की किसी बुनियाद पर या धर्म के बहाने किसी बुनियाद पर सियासत को किया जाए। कार्ल मार्क्स का संदर्भ मैं यहां यूं देना चाहता हूं कि आमतौर पर एक ही चीज लोकप्रिय है कि धर्म अफीम है। मार्क्स ने मगर सिर्फ यही नहीं कहा था, मार्क्स ने तो यह भी कहा था कि धर्म जो है आरत पीड़ित मानवता का करुण क्रंदन है, और उसी के चलते जब राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच में टकराव होता था, ये चर्च के संदर्भ में बात कर रहे थे, जाहिर है धर्म सत्ता और राजसत्ता का जब टकराव होता था तो उस टकराव में आमतौर पर जनता का पक्ष धर्म सत्ता की तरफ होता था, क्योंकि तब धर्म में ये सारी मिलावटें नहीं आई थी। तब राजसत्ता ने धर्म सत्ता को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, चर्च को कब्जे में लेने की कोशिश की, उनको पैसा देने की कोशिश की, उनके प्रीस्ट को नियुक्त करने की कोशिश की, और अब तो हालत ये कि अलग से एक वेटिकन सिटी ही बना दिया गया। ये इस संदर्भ बहुत जरूरी है, गौरतलब है। तो सारे जगह जहां भी राजसत्ता को धर्म से खतरा होता है, यानी धर्म के जो बुनियादी मूल्य हैं, जिनमें नैतिकता है, जिनमें ईमानदारी है, जिनमें जन समर्थन है, जिनमें जनता की भलाई है, ये तमाम सारे मूल्य जहां भी आते हैं तो वहां तो ये टकराव धर्मसत्ता और राजसत्ता के बीच में होता है। तब राजसत्ता अप्रोप्रिएट कर लेती है धर्म को, और धर्म धुरीण जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने लाभाकांक्षा की तरह के मामले में राजसत्ता की ओर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मंजूर भाई ये मानते थे, उन्होंने सबसे पहले उपन्यास, मतलब दूसरे उपन्यास में, जिसमें बरगद वाले उपन्यास में उन्होंने कहा था कि ये धर्म दुकानें भी हैं, दुकानों की तरह भी इस्तेमाल होती हैं, और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे धर्म सत्ता और राजसत्ता के बीच में अलगाव कभी हो नहीं पाया। जो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं वो सत्ता के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राजनीति करते हैं, ये इसका संदेश है। एक बात और उन्होंने कहा है कि उस उपन्यास में मुल्क में दो मेजर कम्युनिटीज थी, हिंदू और मुसलमान। उत्तर कथा यह कि 1857 के बाद देश में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। महात्मा गांधी दोनों के बीच में संतुलन करता थे। ये दोनों प्रतिद्वंदी ऐसे थे कि उनकी सही पहचान कर पाना मुश्किल। एक आश्चर्यजनक बात यह थी, सारी दुनिया देख रही थी कि इतना बड़ा इनकलाब आ रहा है, और वो भी बिना खून का एक कतरा बहाए हुए। खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अल्लाह अकबर और बंदो मातरम के नारे एक साथ लगाए। इसको कोई कोड भी नहीं करता आजकल। फंडामेंटलिस्ट की जो सोच थी वो जाहिर है सबके विपरीत थी। अब खिलाफत आंदोलन के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो दिक्कत यह है कि हिंदुस्तानी लोग तुर्कों के साथ मिलकर खिलाफत से बड़ा सच मजहब नहीं मुल्क अव्वल था ये नहीं सीख पाए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। गांधी जी चाह रहे थे कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग एक खानदान की तरह रहें। हो सकता है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन की तहरीक की मार्फत हिंदुस्तान एक होकर रहने का फायदा समझ सकें। ये दिलचस्प है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने वाले जितने भी मुसलमान लीडर्स थे, वो चाहे खान अब्दुल गफ्फार खां हो, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे जो हो, ये सारे के सारे लोग जिन्ना की तहरीक के साथ नहीं थे। ये सारे के सारे के लोग हिंदुस्तान को एक रखने के पक्ष में थे और ये कभी भी विखंडन नहीं चाहते थे। लेकिन ये वलीउल्लाह वाले जो लोग थे वो जरूर जिन्ना के साथ थे और वो उनका समर्थन करने की कोशिश करते थे। ये फिरका बुनियादी तौर पर फिरका परस्त कर रहे थे ये सब काम। तो इतनी तमाम सारी चीजें हैं। जब मैंने एक सवाल और पूछा, सवाल को विस्तार से बहुत लंबा था इसलिए मैं नहीं यहाँ प्रस्तुत करूंगा, उसके जवाब में उपन्यासकार श्री मंजूर एहतशाम ने कहा, उपन्यास में कानपुर के एक फसाद का जिक्र है। फसाद का बहाना क्या था?
मोहम्मद अली के इंतकाल पर हिंदुओं ने दुकानें बंद नहीं की थी कानपुर में। इसलिए भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया, जो दंगे की वजह बना। दो बड़े वतन परस्तों की मौत का सदमा उनके हम वतनों ने इस तरह मनाया। इस पर शर्मिंदा होने का हक तो हमें हुजूर दें। मंजूर ने तकलीफ में पेवस्त हंसी के साथ ये मुझसे कहा। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, ये बशारत मंजिल लिखने वाला जो शख्स है, उसकी मंजिल क्या है? एकजहती, एकता, मित्रता, भाईचारा, अलगाव के विरुद्ध था। इस कहानी में दिल्ली, भोपाल, पाकिस्तान, 1857, 1947 सब हैं, मगर साहिल उद्यान भी एक प्रसिद्ध नज्म है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। और मैं अगर कहूँ तो पंडित बद्री नारायण चकबस्त के एक शेर में दिल्ली के उस समय की जो हालत थी 1857 की, वो थी, पढ़ी नमाज तो उजड़े घरों के सहरा में, अगर नहाए तो अपने लहू की गंगा में। ये सूरत हाल थी दिल्ली के 1857 में। और अगर 1947 से आज तक की हालत का जिक्र करें तो हम उसे हाली की नज़र से देख सकते हैं। जिनको जख्मों के हवादस से अछूता समझें, नज़र आता नहीं ऐसा घराना हरगिज़। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और अब मैं कुछ लोगों की राय आपके सामने रख देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। राजकुमार केसवानी, जो बहुत ही उनके अनन्य मित्र थे, उनके साथ रहते थे, और उनका भी अभी कोविड से देहांत हो गया। उन्होंने कहा था कि मंजूर भाई का जिस्मानी कद खासा ऊंचा है, कुछ और बड़ा होता तो उन्हें भोपाली लहजे में मंजूर कुतुब मीनार का लक़ब दे दिया जाता। गनीमत है कि मंजूर भाई का जिस्मानी कद वहां जाकर ठहरा जहां से उनका अदबी कद शुरू हुआ, और यह कद दिनों दिन बढ़ता गया है। पहला जो मतलब अपरिचित सा उपन्यास है, उससे लेकर के और आप बशारत मंजिल तक आइए तो आपको लगेगा कि वो कद लगातार बढ़ता गया है। एक इतिहास के अच्छे विद्यार्थी की तरह उन्होंने इतिहास में एक तरह से कहानी को ढाला है। इतिहास बहुत रुक्ष होता है, उसमें बहुत आनंद नहीं होता, लेकिन जो कहानीकार है उसकी जो बनावट जिस तरह से करता है, उसमें पाठक को इतिहास का ज्ञान भी होता है, ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है, और वो उसको जानता भी है। हमारे हिंदुस्तान में इतिहास की वैसी परंपरा नहीं रही जैसी दूसरे मुल्कों में रही है। हमने पहली बार इतिहास को जाना है ह्वेनसाम और फाहियान के द्वारा, जब वो आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार वगैरह का वर्णन किया था। ये सब आप जानते हैं। हमने इतिहास को उस तरह से जाना। उसके बाद में फिर मुगलों ने और अंग्रेजों ने और तमाम सारे लोगों ने इतिहास की परंपरा को हमारे सामने रखा। वो इतिहास हमें पढ़ाया भी जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब राजेश जोशी जी क्या कहते हैं उनके बारे में? उनका बहुत ही दिलचस्प कथन है कि एक उदासी और एक किस्म का पैथोस उनकी कहानी या उपन्यास को पढ़ते हुए महसूस होता है। आखिरकार प्रथमतः और अंततः इतिहास एक करुण कथा ही तो है। उसमें करुणा का बड़ा हिस्सा होता है। भले ही विजेता होते होंगे, दुनिया भर का खून खराबा होता होगा, विजय होती होगी, पराजय होती होगी, लेकिन एक उसकी अंतरधारा जो होती है, अगर आप इतिहास को देखें तो कारुणिक ही होती है। वो कोई हमेशा बहुत अच्छी धारणा मन के अंदर पैदा नहीं करता। ये अलग बात है कि सबक सीखने के लिए, राजनेताओं के लिए, सरकारों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए उसमें बहुत कुछ होता है। तो राजेश जोशी कहते हैं कि मंजूर की जड़ें भारतीय मुसलमान परंपराओं से जुड़ी थी और अपनी विरासत को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, मुस्लिम समाज के अंतरंग को भी। इसलिए यह समाज उनके लेखन का अनिवार्य
और अंतरंग हिस्सा बना रहा। तो उनके हिसाब से बशारत मंजिल जो है, राजेश जोशी के हिसाब से बशारत मंजिल एक शोक गीत है। उस उपन्यास की ताकत अगर इतिहास है तो शायद उसकी कमजोरी भी यही है। यहाँ जो मैंने शुरू में संदर्भ दिया था नंबर सिंह जी का, उसे आप स्मरण कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि इतिहास उपन्यास कला के ऊपर हावी होने लगा है, लेकिन मंजूर एहतशाम को ही मंजूर नहीं था कि इतिहास के साथ कोई बदसलूकी की जाए या उसको पीछे छोड़ दिया जाए या उसके महत्व को कम करके देखा जाए। भारतीय समाज की अवधारणा को मजबूती प्रदान करना हमारे ज़माने में मुझे, हमारा, हम सबका पहला कर्तव्य लगता है। इसलिए सिर्फ ऐसा करना राजनीति के द्वारा संभव नहीं होगा। उसमें इतिहास की ज़रूरत भी होगी, उसमें साहित्य की भी ज़रूरत होगी, उसमें कला की भी ज़रूरत होगी, उसमें संस्कृति की भी ज़रूरत होगी। ये तमाम सारी बातें वो कहते हैं। उनके ऊपर आमतौर पर यह आरोप लगता है कि वे मार्क्सवाद विरोधी थे या सेंट्रलिस्ट थे या उस तरह के, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा करते हैं। इस पर भी मैंने उनसे सवाल जवाब की और बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार कैसे विलुप्त हो गई मार्क्सवादी विचारधारा, रूस से चली गई, चेकोस्लोवाकिया से चली गई, तमाम सारे दूसरे जो मुल्क थे उनसे चली गई। उनका जवाब था कि मार्क्सवादी विचारधारा भले ही कुछ समय के लिए महत्वहीन हो गई हो, मगर अपने आप में अर्थहीन तो नहीं हुई। वैसे मेरे विचार में कोई भी सोच या आइडियोलॉजी शाश्वत नहीं हो सकती। बदलते समय के साथ किसी भी सार्थक विचारधारा में उन बदलावों को आत्मसात करने की क्षमता निहित होती है। जाहिर है कि मार्क्सवाद में भी इसका उनको भरोसा है। मेरा विशुद्ध राजनीतिक साहित्य में विश्वास नहीं, लेकिन मैं मार्क्स का कद्रदान हूं। उनका चिंतन मानवीय सरोकारों को लेकर था और यह सरोकार साहित्य हो या जीवन से संबद्ध कुछ भी कहीं भी हो, यह महत्वहीन हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका मानना था। तो मंजूर एहतशाम की जो यात्रा है वो यात्रा देश को एक करने के लिए होती है, और उनकी जो लिपि का चयन है, लिपि का चयन भी एक तरह के ब्रिज बनाने का काम करता है, एक तरह का पुल बनाने का काम करता है। और ये हमारे समय की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने हिंदी और उर्दू को अलगाने की कोशिश की। भले ही हिंदी और उर्दू दोनों को अवधी और ब्रज ने अपना पालना झुलाया हो और अपना उसी पालने के अंदर दोनों पली बड़ी हों, भले ही अमीर खुसरो जो है उसके पहले शाहकार हुए हों, ये तमाम सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसको अलगाने की लगातार कोशिश की गई। और ये सांप्रदायिक कोशिशें उस जमाने में भी हो रही थी जब जंग आज़ादी जारी थी। और इन तमाम सारी उल्टी सीधी कोशिशों के, सांप्रदायिक कोशिशों के, भाषाई सांप्रदायिकता के द्वारा तमाम सारे माध्यमों से देश को विखंडित, विभाजित करने की लगातार कोशिशें हो रही थी। और ये कोशिशें ही आज भी हो रही हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमारे समय में जो ताकत कभी मध्यकाल में थी, हमारे समय में वो ताकत नहीं है। तब अकबर के दरबार में जाकर के कुंभनदास गा सकते थे, संतन को कहा रे सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, जाको मुख देखे दुख उपजे, ताको करने पड़ी प्रणाम। आज की सूरत हाल तो यह है कि सत्ताधारी इस पे कोई पुरस्कार नहीं देगा। अकबर ने तो चरनोई की तमाम सारी जमीन का महसूल माफ कर दिया था। आज की तारीख में इस पे कोई आपको प्रशंसा नहीं देगा, बल्कि आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा अगर आप फेसबुक पर भी कुछ कर देंगे तो इन तमाम सारी जो बदलती हुई परिस्थितियों में आदमी जो लापता हो रहा है, बशारत मंजिल उसकी मंजिल है। यही हमारे मंजूर एहतशाम की मंजिल है, जिसमें देश को एक और एक मुश्त देखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फिरकों में नहीं बांटना चाहते, और अंत में
मैं शमीम फरद के एक शेर के साथ उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये क्या कि इख्तिलाफ हर एक मरहले पे है, ये क्या कि इख्तिलाफ हर एक मरहले पे है। मिलकर कदम उठाओ समझदार दोस्तों। अंत में हम एक हैं तो करोड़ों हैं, वरना कुछ भी नहीं। नमस्कार।